हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत सकुशल होंगे सभी लोग और माता रानी का आशीर्वाद और प्यार से सभी लोग एकदम खूब मज़े किए होंगे दशहरा में। और अब हम लोग की बारी आ चुकी है फिर से क्लास को रिज्यूम करने की और आप लोगों का भी समय आ गया है कि अब आप जम के दशहरा और दीपावली के बीच में जो समय होगा इस चीज़ को हम लोग इसको और तेज़ी से अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को और अपनी मेहनत को और तेज़ी से हम लोग बढ़ाएंगे, हम भी बढ़ाएंगे और आप लोग भी। तो जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वो इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में पहला चैप्टर हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और दूसरे चैप्टर में जो अपना पहला पार्ट था आ चुका था जिसमें कि हमने समाजवाद और साम्यवाद के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी क्लास। और यूटोपियन समाजवादी के बारे में, चाहे वो रॉबर्ट ओवन हो, चाहे वो साइमन हो, चाहे मतलब लुई ब्ला हो, सबके बारे में हमने अच्छे से ये सब पढ़ा था। उसमें हमने एक जिक्र किया था, एक बात की आपको अगर याद हो तो ये जिक्र किया था कि मार्क्सवाद का जो मतलब कि समाजवाद का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद के आने से पहले, मतलब मार्क्स के आने से पहले और मार्क्स के आने के बाद, ये दो भागों में बटा हुआ है पूरा समाजवाद। जो मार्क्स के आने के पहले का जो समाजवाद था, यूटोपियन समाजवाद जिसे कहते हैं, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही रोचक तथ्य और कुछ रोचक चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि समाजवाद जो है एक ही आदमी से जुड़ा हुआ है और समाजवाद का दूसरा नाम ही है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनका जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो होगा इस चैप्टर के अगले पार्ट में, वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बिना समाजवाद अधूरा है और समाजवाद कार्ल मार्क्स के बिना अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के, आप समझ लीजिए कि पिता और पुत्र के एक नाता, या मतलब कि एक पूरक है एक तरह से। ठीक है ना, मतलब कि समाजवाद के बिना कार्ल मार्क्स के बिना समाजवाद की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, ऐसा आप समझ के चलिए और ये मानने लायक। ये मैं आज प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ते हो जब तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इनकी जो कहानी है और इनकी जो चीजें हैं और इनकी जो सोच है समाजवाद को लाने के पीछे, वो आज आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास में समझ में आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग रिज्यूम करते हैं, इस चैप्टर को रिज्यूम करते हैं और आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने से पहले उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े मतलब कि भगवान थे या ऐसा कुछ, या मतलब कि दुनिया अलग दुनिया से आए हुए थे। उनकी भी अपनी निजी जिंदगी है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका पेशा क्या था, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कैसे की, उन्होंने शादी किया नहीं की, या किससे की, उनका लव मैरिज था या अरेंज मैरिज, ये सब सारा कुछ आज आपके तथ्य जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जन्म के बारे में जब हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स के, तो उनका जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कब? 5 मई 1818 ईस्वी को जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो यूरोप में एक कंट्री है अपना जर्मनी, और जर्मनी में राइन प्रांत है, वहां का ट्रियर नगर है। ठीक है, जैसे कि मैं आज हूं कहाँ पे, आज मैं अगर आरा से पढ़ा रहा हूं, भोजपुर से पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपना परिचय दूं तो मेरा जन्म कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे भोजपुर जिला में आरा नगर में। तो इसी तरह जो है कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में हुआ है, एक यहूदी परिवार में। यहूदी एक मतलब कि एक धर्म है, एक मतलब कि एक जाति है, उसके वही उसी परिवार में हुआ है। पिता जो है उनका नाम है, पिता का नाम है हेनरिक मार्क्स, जो कि पेशे से वकील थे। ये सब मैंने लिखा है, ये सब बताना मुझे जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो आप बोर्ड में आप एग्जाम देने जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 नंबर के आते हैं सब मिला के समाज अध्ययन में, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये सब चीज। क्योंकि पूछा जा सकता है कि कुछ ना पूछे तो मार्क्स के पिता का नाम ही पूछ दे या पेशे से क्या थे यही पूछ दे, तो आपको जानना जरूरी है कि उनके पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स था और उनका जो पेशा था वो वकील थे, पेशे से वकील थे। जब अब मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स ने जन्म ले लिया, अब बड़े हुए तो उन्होंने विधि की पढ़ाई की, मतलब लॉ की पढ़ाई की। ठीक है, लॉ की पढ़ाई की, वो बैरिस्टर बने। तो विधि की पढ़ाई की और कहां से किया, बोर्न विश्वविद्यालय है वहां पे, वहीं से किया, और बाद में बर्लिन चले गए, बर्लिन विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की। ठीक है, अब जब बात होती है कि जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, जब ये बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड आदमी, मतलब कि एक स्कॉलर, एक विद्वान से ये प्रभावित थे, एक किन्हीं के विचारों से प्रभावित थे। सभी लोग होते हैं कि किन्हीं ना किन्हीं विचारों से प्रभावित होते हैं, हम लोग भी हैं। तो वो जब विचार से प्रभावित थे, वो नाम था उनका हीगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं कि हीगल के विचारों से वो, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, हीगल के विचारों से प्रभावित थे। कौन? कार्ल मार्क्स। और जब उनकी शादी की बात हुई, उनकी शादी की बात होती है, तो उनके बचपन के मित्र हैं,
उनके बचपन के मित्र हैं जेनी, उनसे इनका विवाह होता है। इस फिगर में आप देख सकते हो जेनी और कार्ल मार्क्स दोनों एक साथ हैं, हस्बैंड और वाइफ। तो कार्ल मार्क्स ने भी मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं आप, जो मैंने जिक्र किया था कि इनका एक तरह से कह सकते हो आप लव मैरिज ही है, क्योंकि बचपन से दोस्त दोस्त रही होंगी, उसके बाद इन्होंने दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों क्या हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब बचपन से आपकी कोई मतलब दोस्त हो और वो आपकी लाइफ पार्टनर बन जाए, तो इससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज होती है आपके बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो ये अच्छा किया कार्ल मार्क्स ने कि अपने बचपन के मित्र जो है जेनी से इन्होंने विवाह कर लिया। अब देखिए विवाह कर लिया, तो विवाह करने के बाद ये पहुंचते हैं आगे पेरिस। पेरिस कहाँ पे है भाई? तो फ्रांस की राजधानी क्या है आपकी? पेरिस है। तो वहीं पे वो एंगल से मिलते हैं पेरिस में। पेरिस में मुलाकात होती है और जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। कभी कभी होता है कि आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हो अपने विचारों, अपने सिद्धांतों पे, और फिर एक आदमी ऐसा आता है आपकी जिंदगी में, कोई भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप, आपका दोस्त, या कोई भी हो सकता है, जिनके विचारों से आप प्रभावित होते हैं और आपकी जिंदगी में एक नई मोड़ आ जाती है, रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाती है। या तो वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के साथ ये अच्छा ही हुआ कि वो मिले किससे? पेरिस में। पेरिस में एंगल से मिले। एंगल नाम है, एंगल एक व्यक्ति है, एक विद्वान है, एक विचारक है, जिनसे इनकी मुलाकात होती है। और एंगल्स से मिलने के बाद ही इनको लगता है कि श्रमिक वर्ग के बारे में, या मजदूर वर्ग के बारे में, या सर्वहारा वर्ग जो बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सर्वहारा वर्ग के बारे में जान लीजिए। जो श्रमिक और मजदूर वर्ग आज दिखते हैं आपको, वही क्या है आपके, जो किसान है वही क्या है आपके सर्वहारा वर्ग है। और सर्वहारा वर्ग के प्रति इनके विचार, मतलब कि कार्ल मार्क्स के विचार जो है क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। किससे मिलकर? एंगल से मिलकर। एंगल से मिलते हैं ये जब, तो उनके विचारों से प्रभावित होकर श्रमिक वर्ग के कष्टों तथा दशाओं पर ध्यान देते हैं। अब इनको मालूम चलता है कि इनकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि जो श्रमिक हैं, जो लेबर क्लास है, उनकी प्रॉब्लम्स समझने में हेल्प करता है एंगल्स। ठीक है। अब दिन भर आप रहते हो, एंगल्स के साथ रहते हैं कार्ल मार्क्स, और उनको देखते हैं कि वो किस तरह से चीजों को, मतलब कि श्रमिकों की चीजों को वो उठा रहे हैं, या मतलब उनके कष्टों को समझ रहे हैं। तो उन्हें भी इंटरेस्ट लगता है और वो भी इन सब चीजों में लग जाते हैं। उसके बाद इन दोनों मिलकर, एंगल्स और कार्ल मार्क्स मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। अब साम्यवादी घोषणा पत्र मतलब आप समझ रहे हो, अब साम्यवादी घोषणा पत्र का मतलब ही होता है कि किस तरह से साम्यवाद आए समाज में, और किस तरह से साम्यवाद आने के बाद किस तरह से सरकार चलेगी। क्योंकि अभी तक जो हमने चैप्टर में ये पढ़ा है, चैप्टर का मूल मंत्र ही है कि समाजवाद और साम्यवाद को स्थापित कर, समाजवाद या साम्यवाद को स्थापित करना। मतलब कि जहां पे सारे उत्पादन पे, सारे जो संसाधन है उस पे राज्य का एक अधिकार ना होकर, या कुछ लोगों का निजी अधिकार ना होकर के सारे समाज को क्या मिले, पूरा उसका लाभ मिले, उस उत्पादन का लाभ सबको मिले। लेकिन समाजवाद और साम्यवाद में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि समाजवाद पूरी तरह से राज्य को क्या नहीं करता है, इनकार नहीं करता है, इग्नोर नहीं करता है। समाजवाद चाहता है, कार्ल मार्क्स का भी समाजवाद या मार्क्सवाद जो चाहता है कि राज्य के साथ रहते रहते सबका क्या हो, कल्याण हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें और संसाधनों का, उत्पादन का क्या करें, अपने में बंटवारा करें और उस चीज को क्या करें, लेकर चले। अब देखो, अब जब एंगल्स के साथ मिलकर ये साम्यवादी घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, तो उसी समय से इनको पूरा समाज जो है, समाजवाद का जनक, मतलब कि फादर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, जो पिताजी हैं सोशलिज्म के, किसी भी विचारक के एक पिताजी हो जाते हैं, क्योंकि भाई उसने उस चीज को क्या किया है, अडॉप्ट किया, और उस चीज को आगे बढ़ाने में मदद की, और उस चीज को करके दिखाया। तो मार्क्सवाद इसी तरह से है, जो कार्ल मार्क्स हैं वो समाजवाद के पिता कहे जाते हैं, आधुनिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। और उन्होंने एक किताब भी लिखी 1867 ईस्वी में जाके, दास कैपिटल करके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और हर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि दास कैपिटल की रचना किसने की, कब की। तो 1867 ईस्वी में, 1867 में कब दास कैपिटल की रचना की है, किसने, कार्ल मार्क्स ने। यानी समाजवादियों की बाइबल इसे कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि समाजवादियों की बाइबल किस बुक को कहा जाता है, या किस पुस्तक को कहा जाता है। तो ये कौन सी पुस्तक है भाई, तो दास कैपिटल। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आते हैं हम लोग इनकी जीवनी के बारे में, इनके किताबों के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इनके सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। 5 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें कि एक आपको दिख रहा होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या, चौथा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और लास्ट राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, ये 5 सिद्धांत इनके प्रमुख हैं, बाकी और भी बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत दिए होंगे। सब में आपको एक बात कॉमन दिखाई दे रही होगी
इन्होंने कहीं ना कहीं क्लासेस को, मतलब वर्ग संघर्ष की बात कही है, पूंजीवाद की बात करी है, ठीक है, कहीं ना कहीं समाजवाद लाने की, स्थापना की बात करने की कोशिश की है हर एक सिद्धांत। एक सिद्धांत की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आपके बुक में है, जिसका नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद में भी यही कहते हैं ये कार्ल मार्क्स कि इतिहास से ही जो है समाज क्या है, दो वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, और दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहा है। बट इनको यकीन है, लेकिन इनको यकीन है, कार्ल मार्क्स को यकीन है कि एक चक्र है जहां पे कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, और बाद में क्या होगा, समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना भी होगी, और फिर से एक चक्र चलेगा। जैसा कि मैंने आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक साइकिल के रूप में इस चीज को दिखाया है कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग आया, ठीक है, आदिम समय, सबसे पहला जो मतलब आदिम साम्यवादी युग आया, साम्यवाद का युग आया, फिर दास्ता का युग आया, फिर से क्या हुआ, दास्ता वाले युग आ गया, मतलब कि सब लोग क्या हुए, गुलाम हुए। उसके बाद क्या हुआ, सामंती प्रथा, मतलब सामंत प्रथा का युग आया, सामंती का युग आया। उसके बाद पूंजीवादी युग जो कि अभी चल रहा है, पूंजीवादी युग से हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद इनको कार्ल मार्क्स को पूरा यकीन है कि इसके बाद समाजवाद आ जाएगा, समाजवादी युग आएगा, उसके बाद हम लोग का साम्यवादी युग आएगा, और फिर से आदिम साम्यवादी युग में हम लोग क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से जो है पूरा चक्र जो है, ये पूरा चक्र जो है चलता रहेगा। इनका मानना है, कार्ल मार्क्स का मानना है। ये मानना कहीं ना कहीं सही हो जाता, बट पूंजीपति जो वर्ग है या पूंजीवादी वर्ग है, वो इस संकल्पना को या इस चीज को साकार नहीं होने देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे मार्क्सवाद की ये चीजें प्रैक्टिकल होंगी भी अभी कुछ समय बाद, अगले चैप्टर, अगले पार्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा, बोल्शेविक क्रांति जब पढ़ाऊंगा, और रूस में पहली बार सर्वहारा वर्ग या साम्यवादी युग या समाजवादी युग जो भी कह ले, वो आके रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए। आप देखेंगे वहां पे भी फिर उनको रुख करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बोल्शेविक क्रांति के बाद भी, वो युग आने के बाद भी कहीं ना कहीं रुख करना पड़ेगा पूंजीपतियों की तरफ से, ठीक है। तो पूंजीपतियों के बिना या पूंजीवादी सोच के बिना आपके देश का कल्याण होना या मतलब कि रामराज्य आना या ऐसा कुछ, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्क्सवाद की ये बात बहुत ही अच्छी है कि इन्होंने इस चीज को समझा और इस चीज को करने की कोशिश की। इनको इस चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने बोला कि ये 5 चरण अब तक है दृष्टिगोचर, छठा चरण आने वाला है, मतलब कि छठा चरण साम्यवादी युग आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस चीज को साबित करने के लिए ये जो है आगे एक लेके आते हैं मार्क्सवाद। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, मतलब एक सम्मेलन करते हैं, एक इंटरनेशनल स्तर पे सबको बुलाते हैं, जितने भी मतलब कि इस समाजवाद को मानने वाले लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं, उनको एक जगह बिठाते हैं, और बिठा के वो मजदूरों को या किसानों को एक तरह से प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपको करना है, जो अपने लिए लड़ना है, आपको वर्ग संघर्ष में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, पूंजीपतियों को हटाना है, या मतलब कि एक तरह से निजी अधिकारों को आपको खत्म करना है, या अपने सिद्धांत के लिए, अपने संघर्ष के लिए या अपने अधिकार के लिए लड़ना है, किसानों को लड़ना है, मजदूरों को लड़ना है, तो आपको ये अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई आपके मतलब कि आपके जगह पे और कोई आके ये नहीं करने वाला है। तो इस चीज के लिए वो अंतरराष्ट्रीय संघ करते हैं। कब करते हैं? 1864 ईस्वी में। ये सब ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। वैसे तो मैं दे ही दूंगा ये पीडीएफ में, और मैं करवा भी दूंगा, लेकिन आपको अभी चाहिए कि इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करते जाए। 1864 ईस्वी में क्या हुआ? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ, जहां पर उद्घाटन भाषण में मजदूरों से कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। उन्होंने बोला, देखिएगा, सुनिएगा, और सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या विचार। कि बोलते हैं वे मजदूरों से कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। किसका भाई? मजदूरों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए किस चीज का विनाश? पूंजीवाद का विनाश। या जो समाजवाद लाना चाहते हैं, जो समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, इस विचारधारा को लाना चाहते हैं, ठीक है, कि जहां पे निजी स्वामित्व तो खत्म हो जाए, पूंजीवाद खत्म हो जाए, तो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। और उसके लिए कोई और नहीं आएगा, आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी मजदूर, किसान, जो भी सर्वहारा वर्ग है, उसको ही क्या करना पड़ेगा? ये अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने अंदर ये सेल्फ बिलीफ लाना पड़ेगा। आपको अगर आंदोलन करना है, क्रांति करनी है, या पूंजीवादियों से लड़ना है, पूंजीपतियों से लड़ना है, तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, मशीनों का सुधार भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, उद्योगों में विज्ञान का प्रयोग भी कुछ नहीं कर सकता, उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों का क्या नहीं हो सकता, स्थिति में सुधार नहीं हो सकती, जब तक कि आपका लक्ष्य क्या नहीं हो जाएगा? पूंजीवाद का विनाश करना ना हो जाए।
इस लाइन को आप जरूर गौर कीजिएगा, इस लाइन को पूरे चैप्टर में ये गौर कीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि पूंजीवाद या मतलब कि समाजवाद बल्कि क्या चाहता है या कार्ल मार्क्स क्या चाहता है। कार्ल मार्क्स बिल्कुल अच्छी तरह से चाहते हैं पूंजीवाद का विनाश हो जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक नारा भी दिया, उसका नारा है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। भाई है ना, जब तक मजदूरों को अधिकार न मिल जाए तब तक आप काम कीजिए, हम अपने कर्तव्य क्यों निभाएंगे, है ना। आप गुलाम थोड़ी ना है, आप गुलाम नहीं है, आपको अधिकार मिले, आपको मजदूरों वाला अधिकार मिले। मजदूर को, अगर आप मजदूर भी हैं तो आपको पूरा तरह से क्या हो, आपके परिवार की सिक्योरिटी मिले, आपके काम के घंटे ये किए जाए, आपको जितना वेतन नामा मिलना चाहिए, जितना मतलब कि आपको वेतन मिलना चाहिए वो सब मिले, तब ना जाके बात बने। सॉरी। तो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना क्या नहीं भाई, अधिकार नहीं। उन दोनों ने बोला कि, उन्होंने बोला कि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से बंधे पड़े हैं, क्योंकि आदमी जब समाज में जब अधिकार मिलने लगता है ना तो सिर्फ और सिर्फ समझदार अधिकार ही मांगता है, कर्तव्य करने की चेष्टा नहीं करता है, कर्तव्य करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए इन्होंने बोला कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो याद रखिएगा, इस प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ से हम लोगों को क्या क्या मिला है। उसके बाद जब इनकी बातों को आगे बढ़ाने की बात हुई तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ फिर से हुआ इनके मरने के बाद, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है करीब करीब आप देख सकते हैं 1883 में हो चुकी है। और जो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ है वो कब हुआ है, 1889, मतलब उनके मरने के 6 साल बाद। याद रखिएगा कि उनके मरने के 6 साल बाद फिर से एक अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ होता है। वो कहां पे होता है भाई, पेरिस में होता है। ठीक है, पेरिस में होता है। कितने लोग, कितने प्रतिनिधि, 20 देश के 400 प्रतिनिधि पूरे भाग लेते हैं, जो कि समाजवाद को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। 20 देश के 400 प्रतिनिधि, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मार्क्स के मरने के बाद या मार्क्स के प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ के बाद किस तरह से प्रभाव पड़ा होगा। इसीलिए मार्क्स को क्या कहते हैं, समाजवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य क्या था द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ करने का, कि विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत क्या करना भाई, एक जगह एकजुट कर। ठीक है, अब ये करना पड़ेगा ना, विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को क्या करना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा ना, बांधना पड़ेगा ना, तभी तो सभी लोग जितने समाजवाद के जो लोग चाहने वाले हैं या समाजवाद के जो सपोर्टर हैं वो क्या करें, एक तरह से कहां पे आ जाए, एक मंच पे आ जाए और एक मंच पर आकर क्या करें, सपोर्ट करें पूरी तरह से क्या, समाजवाद का, और पूंजीवाद को हम लोग विनाश करने की कोशिश करें। तो उसके लिए ये द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ। अब देखिए यहाँ पे निर्णय कौन कौन से लिए गए, निर्णय बहुत ही जबरदस्त लिए गए हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसमें कि प्रत्येक वर्ग 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता के रूप में मनाया जाएगा। वही आप याद रखिएगा कि जो हम लोग आज पढ़ते हैं, आज हम लोग कंपटीशन में पढ़ते हैं, आप आगे भी जाके पढ़िएगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। और 1 मई 1890 से ये स्टार्ट हुआ कि प्रत्येक वर्ग 1 मई को क्या मनाएगा भाई, एकता के रूप में मनाएगा, मजदूर एकता के रूप में। मजदूरों के लिए 8 घंटा, आज आप देखते हो ना कि 8 घंटे की जॉब में 8 घंटे का ही होता है कि भाई आप आइए कितने बजे, आप आइए मतलब कि अगर 8 बजे आते हो तो फिर आपको क्या कितने बजे तक रहना पड़ा, 4 मतलब कि 4 बजे तक रहना पड़ेगा। तो 8 से 4 की जॉब, मतलब कि आप 6 और 2 8 घंटे आप जॉब कीजिए और बाकी 16 घंटे आपको क्या है, आराम है। तो मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस होगा। अंतरराष्ट्रीय सचिवालय जो ब्रुसेल्स में बनाए गए उस समय, और अभी तो मतलब खैर मजदूर के लिए जो सचिवालय है वो जेनेवा में है, लेकिन उस समय ब्रुसेल्स में बनाया गया था। और 1 मई 1890 से अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। मैंने अभी अभी बताया। तो ये द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं कि मजदूरों के लिए ये बात रखी गई, और मजदूरों की अधिकार को, मजदूरों का अधिकार जो छीन गया था औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक है ना, वो आया। वो किस लिए आया, वो क्यों आया, क्योंकि मार्क्स ने क्या किया, इसके लिए पहल की। मार्क्स ने पहला अंतरराष्ट्रीय संघ किया, उसके बाद द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में 20 देशों के 400 प्रतिनिधि जो है भाग लेने आए, और भाग लेकर, ठीक है ना, भाग लेकर और क्या किया इन्होंने, इस चीज पे अमल किया कि भाई मजदूरों के लिए कितना होना चाहिए, 8 घंटे कार्य दिवस होना चाहिए, 1 मई एक दिन कम से कम मजदूरों के लिए बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे खास बात जो निकल के आई इसके क्या बोलते हैं, इस द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ से, वो आई सबसे बड़ी उपलब्धि सैन्यवाद और सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन, और सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर। ठीक है, मतलब कि सैन्यवाद अब नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, उसके खिलाफ हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे भाई, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार हैं, जितना भी अधिकार मिलना चाहिए, जहां जहां भी संघर्ष हो रहा है वहां पे क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को बढ़ा के मतलब कि समाजवाद को लाने की कोशिश करेंगे। इस द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का ये निर्णय निकल कर सबसे महत्वपूर्ण। तो इस पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश की कार्ल मार्क्स के बारे में, और कार्ल मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, और कार्ल मार्क्स किस तरह से समाजवाद के बिना नहीं रह सकते, और समाजवाद के बिना कार्ल मार्क्स नहीं है। इस चीज को हमने समझने की पूरी कोशिश की, दोनों अंतरराष्ट्रीय संघों के बारे में जानने की कोशिश की।
मुझे उम्मीद है कि पूरी अच्छी तरह से मैंने अपने चैप्टर को समराइज करके इस चीज को बताया है। अब अगले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में और लेनिन, स्टालिन और सारे चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।